375 पेज, पास पेपर 4.2 मैंने दिया था, लेकिन उससे पहले पहली लाइन पढ़े, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 15 फरवरी। अब बच्चे पता क्या समझते हैं कि उसने ये लिखा हुआ है कि इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑथराइज हो गई हैं फॉर इशूएंस। कहाँ लिखा हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ उसने ये बताया है। वो यूं बात कर रहा है असल में कि मिसाल के तौर पे ये हमारा ईयर एंड है ना 31 दिसंबर 18, तो पता नहीं फाइनेंशियल कब जो है वो हुई हैं ऑथराइज, लेकिन इस वक्त क्या है डेट 15 फरवरी 17 है, अच्छा सॉरी, तो 15 फरवरी 18 पे आप खड़े हैं। अब हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इसके बाद कहीं जाकर आगे कहीं जाकर ऑथराइज हो रही हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 18 पर ऑथराइज हुई। ये मैंने अज्यूम किया, ओके, कि ऑथराइज हुई हैं डायरेक्टर्स ऑथराइज। लिखा नहीं हुआ सवाल में, सिर्फ इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि बच्चे ऊपर वाली लाइन का मतलब ये समझ लेते हैं कि 15 फरवरी का मतलब क्या है कि 15 फरवरी पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हो गई हैं फॉर इशुएंस। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस एक डेट है। उसने सवाल के अंदर ये कह दिया कि यहाँ खड़े होकर जी ये डेट है जी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी 15 फरवरी, आज 15 फरवरी है, अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम टुडे इज 15 फरवरी, ओके। डिस्कस हाउ इच अबव मैटर शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17, ठीक है। जब तक ये डेट खुद से ना बता दे, आपने नहीं अज्यूम कर लेनी कि ये डेट जो सवाल में उसने दी हुई है ये ऑथराइजेशन है, जब तक क्लियरली खुद ना कह दे। तो ये बस सिंपल एक बात, इसलिए मैंने यहाँ पर अज्यूम्ड डेट लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है ऑन 15 दिसंबर 17 a machine was disposed of for 3.5 million to RL for cash. However, as per agreement, ML कौन है? हम है ना, ML का ही सवाल है ना, मेलन लिमिटेड, ठीक है। However, as per agreement, ML was also entitled to additional rupees 1.5 which is dependent upon passing certain production test after installation RL. ईयर एंड से पहले यहाँ पर 15 दिसंबर तो खैर यहाँ बन रहा है, चलो 15 दिसंबर पर क्या हुआ है जी, सेल हो गई, ओके, और 3.5 मिलियन की सेल है। इस वक्त 3.5 मिलियन की सेल है, लेकिन जो आरएल ने खरीदी है उसने कहा है भाई साहब मैं इसको अपने पास जाके इंस्टॉल करूंगा, और जब इंस्टॉलेशन के बाद ये मेरे हिसाब से ठीक साबित हुई तो एडिशनल भी मिलेंगे। However, as per agreement, ML also entitled to additional amount of 1.5 which is dependent upon passing certain production test after installation at RL's premises. अब आगे वो कहता है ऑन 25 जनवरी 18, ऑन 25 जनवरी 18, ये यहाँ कहीं पे ऐसा ही है। 25 जनवरी 18 क्या हुआ? RL confirmed that required production testing has successfully been completed. इसका मतलब ML को ये 1.5 मिलियन एडिशनल भी मिलेगा। ये 3.5 की सेल वैल्यू जो है ये अब रेलेवेंट नहीं रही, ठीक है, और सही है, ये नहीं है, अब ये क्या बन गई 5.0, क्योंकि इस दिन खड़े होकर प्राइस का सेटल होना उस मशीन के बारे में जो ऑलरेडी ईयर एंड से पहले बिक चुकी थी, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। अभी हम एग्जांपल पढ़ के आए जो मैंने होमवर्क में दिया था ना, IAS 10 वाला एग्जांपल्स का, स्टैंडर्ड में एडजस्टिंग इवेंट वाले टेबल में एग्जांपल्स, ये वहाँ पे ये एग्जांपल भी थी, ठीक है, हमने वहाँ से अभी भी पढ़ी है। बहरहाल उसके अंदर जाके आप देखेंगे तो ये एग्जांपल लिखी हुई है स्टैंडर्ड ने कि अगर आपकी मशीन बिक गई थी ईयर एंड से पहले, ईयर एंड के बाद तो सिर्फ उसकी प्राइस फाइनलाइज हो रही है, तो ये प्राइस का फाइनल होना उस मशीन का जो ईयर एंड से पहले बिक चुकी थी, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, सिर्फ प्राइस फाइनल होना बाकी थी, ठीक है। हाँ, अगर ये मशीन इधर बिकी होती तो फिर ये कोई एडजस्टिंग इवेंट ना होता। गॉट इट? सही है। अच्छा, तो ये कहानी कुछ यूं बन जाएगी कि ये, अच्छा, अब इसको ना साथ के साथ पढ़ते भी चले। अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये लिखेंगे जैसे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था ना, वही वाली लाइन अब यूं लिखेंगे कि द फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। या यूं भी लिख सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि द फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ एन एसेट विच इज ऑलरेडी सोल्ड एट रिपोर्टिंग डेट इज एन एग्जिस्टिंग इवेंट, therefore sale shall be recorded, sale of disposal of asset shall be recorded by ML
एट 5 मिलियन रुपीज, ब्रैकेट में लिख दोगे 3.5 प्लस 1.5। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। क्या मतलब वर्चुअली सर्टन की कोई जरूरत है? वर्चुअली सर्टन की क्या जरूरत है, सीधी बात हो गई बस, वो लिखा एग्रीमेंट किया हुआ था ना, लिख दो तुम वर्चुअली सर्टन भी लिख दो। ये देखो जी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट वेयर सेल हैज बीन मेड बिफोर ईयर एंड इज कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, कॉन्सिक्वेंटली एमएल विल रिकॉर्ड रिसीवेबल ऑफ 1.5 एट ईयर एंड। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं, वो मेरे जहन से निकल गया था कि कैश मिल गया है। अब मुझे याद आया रिसीवेबल देखकर 3 मिलियन फॉर कैश लिखा हुआ था ना उसने, तो कैश तो मिल गया, तो बाकी 1.5 भी क्या है, अब रिसीवेबल है, मिलना चाहिए। ठीक है, फर्दर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग सच रिसीवेबल, यानी कि आपने पूरे 5 मिलियन के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मिलती जुलती बात होगी, बात आपकी भी सही होगी, थोड़ी बहुत फर्क की खैर है, बस अगर आपने वहां से लिखना सीखा हुआ जैसे आपको सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था जी? पार्ट 3 भी था इसका। अच्छा जी, ये भी करना है, पार्ट 4 भी करना है, ये भी अभी कर ही देंगे मैं तो कहता हूँ। वैसे तो ये मुझे पास पेपर 1 के लिए चाहिए, पास पेपर 1 के पार्ट 2 के लिए चाहिए, लेकिन चलो वो भी देख लेंगे, जब इकट्ठे ही कर लेते हैं इसको भी, अब आए ही हुए हैं यहाँ पर। तो चले, अच्छा जी, ऑन 10 दिसंबर 17, ईयर एंड, इसको उठा कर लें, इसी को देख लें, इसी को मिटा लूं, तस्वीर बना ली थी आप लोगों ने। अच्छा भाई, 31 दिसंबर 17 है, और पता नहीं 31 मार्च इधर जाकर बननी है, और उसने कहा है जी इस वक्त आज क्या है, आज क्या है, फरवरी 15, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है जी, 15 फरवरी। अच्छा, अब वो कहता है 10 दिसंबर पे, यहाँ पे दिसंबर में, a worker filed a claim of 2.5 million and alleged violation of safety measures on part of ML as of 31 December. The legal advisor advised that there was only a remote possibility that court would award any compensation to workers. इसका मतलब यहाँ पे खड़े होकर, ये रिमोट है तो आपने क्या किया होगा, हाँ अल्लाह माफ़ करे, डिस्क्लोज नहीं। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं, रिमोट के केस के अंदर अगर कहें तो देख लेते हैं, एक और फाइल ओपन कर लेते हैं, बाद में मिल तो उसने भी साथ ही जाना है, पता नहीं अब क्या करेंगे। यूं करते हैं, लास्ट टाइम वाला ओपन कर लेते हैं 1037, उसके अंदर तो ये होगा ही ना वो, ताकि हमारा जो है बार बार भागे ना हमसे, ये जब भी देखना पड़े हम ये ओपन कर लेंगे, अल्लाह करे मन लब जाए। हर दफ़ा वाले बच्चे बड़ा बड़ा पढ़ते होते थे, आप अकेले नहीं हैं। ये जी, तो अगर लाइबिलिटी साइड है तो प्रोविजन कब बनेगी, जब हाई चांस हो पेमेंट का, अगर लो चांस हो या रिलायबल एस्टीमेट ना लग रहा हो तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होती थी, लेकिन अगर रिमोट है तो डू नथिंग, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया होगा। लेकिन द केस इज स्टिल पेंडिंग, हाउएवर एमएल्स, अब ये आज खड़े होकर बता रहा है ना, 15 फरवरी की बात कर रहा है, लेकिन हमारे लीगल एडवाइजर का ईमान बदल चुका है अब, एंड ही नाउ बिलीव्स दैट देयर इज 40% चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन ऑफ 2 मिलियन। अब क्या हुआ जी, अब ये पॉसिबल, प्रॉबेबल अभी भी नहीं हुआ, पॉसिबल में आ गया। अब पॉसिबल में आ गया तो यहाँ खड़े होकर तो हमने कुछ भी नहीं किया था, अभी तक केस पेंडिंग था, लेकिन आज हमारा वकील क्या कह रहा है कि 40% चांस है कि 2 मिलियन कोर्ट उनको दे देगा। अब क्या करें, हाँ अपडेटिंग डिस्क्लोजर एक लाइन पड़ी थी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि द क्लेम, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्लेम तो उसका तो कोई 2 मिलियन को हमने कुछ भी नहीं किया हुआ था, अब हम ये कहेंगे कि द रिवाइज्ड एस्टीमेट बाय लीगल एडवाइजर प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, देयरफॉर वी विल अपडेट आवर डिस्क्लोजर एंड विल डिस्क्लोज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 2 मिलियन गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ, इस वही वाली बात लिख देंगे, ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। ठीक है जी, तो पढ़ें ज़रा।
IS10 states that if an entity receives information after reporting about conditions that existed at it shall update its disclosure that relate to those conditions in the lies to new in the above ML is required to disclose contingent liability in the right of revised ML liar 40% चांस। तो वही वाली बात उन्होंने लिखी है, हमने भी वैसी ही बात लिखी थी। साथ साथ पढ़ लेंगे ना, अगर अपना जवाब लेके एक बार पढ़ लेंगे, खुद ब खुद थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट भी आती जाएगी सोल्यूशन के अंदर, और आप देख रहे होंगे बात आपने भी वही लिखी थी जो वहां पर लिखी होगी उनके अपने अल्फाज के। ठीक है, सही है। चले मैं तरतीब, ये है थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, चलो अब ये बात तो चूंकि चल ही पड़ी है तो इसको एंड तक पहुंचा ही देते हैं। बहुत अच्छी जी, ठीक है। ये 2 था और ये 3 था, और अब आता है जनाब मार्केट में 4। सुबह वाले क्यों? सुबह वाले क्यों अपलोड हो? बारिश थी। ये रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहना है भाई, बारिश कोई नहीं इतनी को, अल्लाह माफ़ करे, तुम लोग नमक के बने हुए, आ जाया करो ना यार। रोज़ ही लेक्चर अपलोड करवाते हो, पता है एटीट्यूड इस तरह का ही हो गया है, फिर हालात ऐसे ही होते जा रहे हैं। हाँ, कहता है सो रहा था कमरे में, बारिश की आवाज़ सुन के ना गुड़ 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 गुड़। तो फिर मतलब सुबह छुट्टी कर लें? तो असली बात नहीं बता रहा ना, बारिश हो रही है, लेक्चर अब तुम्हारे लिए कर देते हैं अवेलेबल IT लैब में, सुन के जाना। इन नवंबर 17 ईयर एंड 30, ये क्या? अच्छा अगला सवाल शुरू हो गया, रिक्वायरमेंट ढूंढ रहा हूँ मैं, हद होगी। अभी वाला सवाल था जी, 31 दिसंबर 2017 है और 31 मार्च मैंने अज्यूम कर रखा है, और इस वक्त वो कह रहा है कि 15 फरवरी पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा जी, अब इन नवंबर 17 यहां कहीं इन नवंबर 17 as part of restructuring plan an option of early retirement in exchange for a one-off payment of 1 million was offered to each employee। हमने ऐलान किया नवंबर में कि जो भी बुजुर्ग हजरात हैं 50 साल से ऊपर उम्र वाले, वो सब तशरीफ़ लाएं, 10-10 लाख रुपया लें और हमारे मगरों ले जाएं। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो। नवंबर में हमने ऐलान किया कि हर वो बाबा जी जो 50 साल से ऊपर उम्र वाले हैं वो तशरीफ़ लाएं और आकर 10 लाख ले और घर जाके आराम करें, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें, हमारे मगरों से ले जाएं। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 बाबा जीज वुड एक्सेप्ट द ऑफर। अब ये अंदाज़ा है हमारा, ये हमारा क्या है जी? अंदाज़ा है ना, अंदाज़ा। अभी तक तो ये हमारा अंदाज़ा है। हमें लगता है पता नहीं कितने बाबा जीज होंगे, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि हमारी इस ऑफ़र को 25 बाबा जीज जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड टिल और वो हमने उन्हें कहा है कि आज ऐलान किया है कि भाईजान आप 10 लाख ले लें और आप सोच लें, तसल्ली से घर वालों से फैसला कर लें, 2-3 महीने इस्तिखारा कर लें, आराम सुकून से सोच कर 31 मार्च तक आप तशरीफ़ ले आएँ, 10 लाख रुपया लें और घर चले जाएं। हम आपको ऑप्शन देते हैं। 10 बाबा जीज हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर स्कीम टिल 31 दिसंबर। 10 तो यहाँ तक आ गए। हमारा अंदाज़ा क्या था? 25 आएंगे, 10 ऑलरेडी आ चुके 31 दिसंबर तक। ठीक है जी। अब फर्दर 6 एम्प्लॉइज हैव ऑप्टेड फॉर स्कीम आफ्टर ईयर एंड, और आफ्टर ईयर एंड का मतलब हम यहां खड़े हैं ना इस वक्त, तो यहां तक भी कितने और आ चुके हैं? 6 और आ चुके हैं। अब बेटा एक बात तो बताओ, असल में कहानी तो कुछ यूं नहीं थी कि हमने सोचा था 25 आएंगे, जिसमें से 10 आ गए, बाकी कितने? ये 15 कब तक आ सकते हैं? पूरे 15 आ सकते थे, 31 मार्च तक आ सकते हैं। अभी आज सवाल के अंदर उसने क्या बताया है? 15 फरवरी है और अभी ईयर एंड के बाद भी 6 आ चुके हैं।
तो क्या अज्यूम करें, बाकी के 9 भी आ सकते हैं ना। हमारा अंदाज़ा क्या है 25, हमारा अंदाज़ा क्या है 25 ने आना है। 10 आ चुके, 6 भी आ चुके 15 फरवरी तक, और 31 मार्च तक आ सकते हैं। अब हमारा अंदाज़ा तो 25 का है, तो हम रिलायबल एस्टीमेट की तरफ ही जाते हैं। प्रोविजन जब कैलकुलेट करते हैं, जब बुक करते हैं, तो रिलायबल एस्टीमेट क्या है, हमारा अंदाज़ा है कि 25 लोग आ जाएंगे, तो प्रोविजन जो है वो 25 की बुक करें। अब कोई ये भी कह सकते हैं कि 10 को पैसे दे दिए होंगे, भाई ऐसी बात तो उन्होंने लिखी नहीं हुई, 10 को पैसे दे दिए, कि ऐसे बात करनी तो कर दो कि 10 को तो हमने ऑलरेडी दे दिया है पैसे, ठीक है, तो एक्सपेंस तो बहरहाल उसका भी बुक करना है, और बाकी के 15 का एक्सपेंस आप बुक कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में तो 25 की ही डिस्कशन हमें करनी चाहिए, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर आगे देखो, कॉस्ट रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट वन ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉय हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय एमएल इन इट्स फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट ये वाली पेमेंट वो हम ऑलरेडी एमएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से अंदाजा होता है कि 25 के 25 की जो वन ऑफ कॉस्ट है, वन ऑफ जो पेमेंट है ये 10 लाख वाली, 1 मिलियन वाली, इसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है, as they have announced before the year end that they will pay 1 million for every 50% plus 50 years plus aged person 1 million, and as on year end 10 have already come, and there is an estimate of management that in total 25 persons may come, ठीक है, because there is a reliable estimate of 25 persons, we will book a provision of 25 million in notes to the फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017, ठीक है। इसके लिए भी आप कोई पुराना सोल्यूशन ओपन करें, बार बार भाग आता है। तो कौन से पेज पे है यार, बता दिया करो यार। अनाउंसमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू दोज एम्प्लॉयज हु वुड बी अफेक्टेड रेजेस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑन एमएल। थोड़ी सी बात अपने अल्फाज में हमने की। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 कुड एक्सेप्ट द ऑफर, सो प्रोविजन। अब ये जिनको शक था ना कि 10 की तो एक्सेप्टेंस हो गई, उसकी प्रोविजन है, उसकी लायबिलिटी बनाए, तो आई कैप ने भी यहाँ पर ना ऐसे ही बस गोल सी बात कर दी, प्रोविजन स्लैश लायबिलिटी, जान छुड़ाओ, ठीक है। प्रोविजन सिर्फ लिख दें तब भी ठीक है। शुड बी मेड फॉर 25 मिलियन, हर एक को 1 मिलियन की, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर स्कीम टेलर। 25 पूरे का ही आपने क्या करना है, एस्टिमेट बना लेना है, ठीक है, सही है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाएं। और कौन सा था, 5 था, 5 भी था ना, इधर साथ ही है 5 भी, 5 का सर ही कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने पास्ट पेपर 1 का जो 2 पार्ट है ना, वो मैंने इसी की बेस पर ही आपको करवाना है, ठीक है ना। वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी है, वो बताता हूँ वहीं पे जाकर। फिलहाल तो ये कि आपने ये देखना है, आपने ये नहीं कहना कि जी अभी तक तो सिर्फ 10 आए हैं, या चलो आपको जी 15 फरवरी तक तो सिर्फ अभी तक कितने आए हैं, 16 आए हैं। आपका इनिशियल एस्टीमेट क्या है, 25 लोग ऑप्ट करेंगे, तो 25 की प्रोविजन बनाओ, अंदाजे के मुताबिक ही प्रोविजन। रिलायबल एस्टीमेट क्या है, 25 लोग आएंगे, 25 मिलियन देना पड़ेगा। तो ईयर एंड पे खड़े होकर आपने चूंकि अनाउंसमेंट ईयर एंड से पहले कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, आप 25 की प्रोविजन क्रिएट कर लें। ये सबसे टेक्निकल है। ये जो ऊपर वाला 9 इधर ऐड करने वाली बात है ना, बच्चे कहते हैं इस 9 को रहने दें, या बच्चे समझते हैं कि बस 6 आ गए तो बस ठीक है, 16 ही है। भाई उनका एस्टीमेट है कि 25 आएंगे, 25 आ सकते हैं। और आज उसने एक सवाल के टॉप पे इसीलिए कहा है आज 15 फरवरी है, इसका मतलब 31 मार्च नहीं आया, 31 मार्च तक लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो आज खड़े होकर 25 की प्रोविजन क्रिएट करो। अब आप जिसको 10 पे शक है उन्होंने इसलिए प्रोविजन स्लैश लायबिलिटी लिख दिया, सिर्फ प्रोविजन भी लिख दो तो काम चलेगा कि 25 के 25 की प्रोविजन क्रिएट करो, 25 मिलियन की, क्योंकि रिलायबल एस्टीमेट क्या है, 25 लोग आएंगे। और बुक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट ईयर एंड से पहले आपने कर दी थी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है रिस्ट्रक्चरिंग की, ये भी रिस्ट्रक्चरिंग का एक सवाल है, देखा जाए जरा डिफरेंस है, ओके, सही है जी। नंबर 5 नाबा। ओए नाबा तो पहले भी देखा हुआ है, नाबा का कोई सवाल किया है हमने? अच्छा, ए पार्ट था, ये कर लिया हमने, तो फिर सी पार्ट मैंने होमवर्क में दिया होगा, है ना। बी था, चलो बी कर लो।
ए और सी था मेरे ख्याल से, ए और बी था। चलो यार ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये कर लिया हमने, बी कर लिया था गलती से, मैं शायद बी बोल दिया होगा, ए और सी रहता था इसका। चेक करो ना, ये बैटरीज वाला हमने सवाल किया हुआ है। जिस वक्त मैंने आपको कहा था 7 एम्प्लॉयज़ आ गए हैं ईयर एंड से पहले और 4 और आए हैं, उस वक्त हमने IS 10 नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे कहा था आप 10 ही ले लें। ये सवाल हमने किया हुआ है, आप ज़रा मुझे रेफ़र कर दें कौन सी एग्जाम्पल थी। हाँ फिर कर लिए तो गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बताएं ये कौन, खुद ही दिखाना पड़ेगा, लोग तो मानी नहीं। एग्जाम्पल 5 थी, 6 थी, कोई इधर ही थी शुरू में। मज़ा आया, निकले ही ना। ये लग रहा है, ये देखो भाई एग्जाम्पल 8 है। अब पेज नंबर एक मुअम्मा है, पेज नंबर 323 बनता है, ठीक है। ये देखो, इन 15 में एक्सप्लोजन अकर्ड, सेवरल क्लेम्स हैव बीन फाइल्ड, 7 इंजर्ड एम्प्लॉयज मेड क्लेम बिफोर 30 जून, एडिशनल 4 एम्प्लॉयज मेड। इस सवाल पे तो मैंने पहली बार सोल्यूशन लिखवाया था, जिसमें हमने ये रीइंबर्समेंट वाला प्रोविजन साइड भी लिखी थी और फिर एसिड साइड भी लिखी थी। आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। फंस गए हैं। आपने छुट्टी तो नहीं की थी उस दिन? नहीं मिला, अभी भी नहीं याद आया? मैंने तो सबूत दिखा दिया। अच्छा जी, पास पेपर कौन से समय पे था यार, बहुत दूर निकल गया था मैं जज्बात में आके। 3 नहीं जी, बी हो चुका है। चलें अब सी पहले कर लेते हैं, सी सीधे करने लग जाना। डिस्कस हाउ डेल्ट विद फाइनेंस 30 जून 2017, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑन 1 नवंबर 2016 a new law was introduced, ओए होए बड़ा प्यारा सवाल आ गया है, requiring all factories to install specialized safety equipment within 5 months। अच्छा, अब अगर मैं अपने साल की जनवरी है जुलाई है, कौन सा साल है हमारा, जनवरी है जुलाई वाला है? जुलाई वाला है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अब किस दिन लॉ पास हो रहा है? 1 नवंबर पे। और इस दिन वो लोग कह रहे हैं कि आपने 5 महीने के अंदर अंदर स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे स्मोक फिल्टर होता है, वो फिट करना है। तो 5 महीने बन रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 31 मार्च तक बनेगा। और बोलो इस दिन तक स्मोक फिल्टर्स फिट कर लो। अगर ना किए तो क्या होगा? क्या होगा? ना होगे तो क्या होगा? इधर देखो, पता नहीं क्या होगा। फिलहाल वो कहता है, अच्छा अब ये हुआ क्या है, नवंबर 1 नवंबर को लॉ पास हुआ है कि आपने 31 मार्च तक फिट कर लेने ये स्मोक फिल्टर नहीं लिखा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, हमारे जरा एग्जांपल थी ना उस जैसा, ठीक है। अब द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन वाज ऑर्डर्ड इन फरवरी 17। सोए रहे सोए रहे सोए रहे, और कब? फरवरी के अंदर आकर ऑर्डर प्लेस किया। अब आगे सप्लायर है भाई, उसका अपना टाइम फ्रेम होता है, उसने ये तो नहीं करना कि उसको क्या कि आपने फरवरी में ऑर्डर प्लेस किया तो आपने कहा यार, आप जब पढ़ी ना ऊपर, यार 31 मार्च आ गए यार, वो जुर्माना लग जाना यार, हुकूमत वालों ने कहा था यार 31 मार्च तक, यार प्लीज यार इधर इक्विपमेंट जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस किया, जल्दी जल्दी दे दो यार। 15 मिलियन उसकी कॉस्ट थी। सप्लायर ने कहा सॉरी जी, आपको हम इंस्टॉल करके देंगे ये 30 अप्रैल पर। इसका मतलब लो जी, ये सप्लायर ने इस दिन का वादा कर लिया, ठीक है। इस दिन गवर्नमेंट ने कहा था लाजमी लगवा लो, सप्लायर ने इस दिन का वादा किया है। अब आप खुद ही लेट गए, सप्लायर का तो अपना एक गिवन टाइम फ्रेम होना है, उसने इक्विपमेंट ये बनाकर ही आपको इंस्टॉल करके देना है ना। हमने कहा चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है, ठीक है। आप आगे वापस, अब सप्लायर भी हमारा सप्लायर निकला, सप्लायर डिलेड इंस्टॉलेशन टिल 31 जुलाई, और सप्लायर ने खैर से 31 जुलाई तक उसकी इंस्टॉलेशन डिले कर दी। अब
ये 1 महीना और इधर पड़ गया। लो जी, अब 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को क्या हुआ बोलो? नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नोटिस। यहाँ पे खड़े होकर ना आपको एक नोटिस आया है, ठीक है, अगस्त के अंदर। और ये नोटिस क्या आया है कि आप जुर्माना दें। किस चीज़ का जी जुर्माना? किस चीज़ का? नोटिस आया जी, नोटिस किस चीज़ का जुर्माना? वो जो आपको कहा था 31 मार्च तक आप लगा लें सेफ्टी इक्विपमेंट, आपने जो 31 मार्च से अभी तक वायलेशन की है, तो आपको 5 अगस्त को ये क्या नोटिस आया? नोटिस में क्या लिखा था? कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1.6 मिलियन, 16 लाख रुपए जमा कराओ जुर्माना। ये किस चीज का जी? 0.4 मिलियन हर उस महीने का जो आपने वायलेशन किए रखी। कौन से 4 महीने जी? कौन से 4 महीने? अरे यार, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने गुजर गए हैं। अगस्त में नोटिस आया ना, तो ये 4 महीने गुजरे हैं, इन 4 महीने का 0.4 और 0.4 टोटल कितना बन गया? 16 मिलियन। 1.6, 16 लाख, 1.6 मिलियन आ गया। अच्छा जी, अब अगली बात, हाय हाय, इट इज प्रोबेबल दैट द पेनल्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सप्लायर। हमने सप्लायर को कहा यार देख तेरी वजह से जुर्माना पड़ गया, उसने कहा कोई नहीं मैं भर दूंगा। अब मुझे बताओ सप्लायर कौन सी वाली पेनल्टी नहीं भरेगा? भाई साहब, अप्रैल वाली की तो उसने वादा ही नहीं किया था, तो ये वाली रिकवर। अच्छा पहले बात कर लेते हैं कि हम कितनी ऑब्लिगेशन बुक करें। ये हम खड़े हैं इस वक्त, ये 30 जून 2000 जो भी है, इस दिन खड़े होकर 30 जून पे हमारा ईयर एंड हो रहा है। 30 जून कौन सा है? 17 पर हमारा जो ईयर एंड हो रहा है। इस दिन खड़े होकर हम कितनी प्रोविजन बुक करें? 1.6 मिलियन की कर लें? क्यों भाई? फैक्ट्री वैसे तो अब नहीं बंद हो रही, हम इधर खड़े हैं, वैसे तो सवाल के अंदर लिखा हुआ, शायद इसमें लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, चलो इसमें तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी बात ठीक है। असल में ना, असल बात यूं नहीं, यूं बात याद रखो कि लायबिलिटी के लिए जरूरी है पास्ट इवेंट का होना। लायबिलिटी बुक करनी है ना, उसके लिए जरूरी क्या है? पास्ट इवेंट का होना। अब ये जो फाइन की लायबिलिटी है, इसका पास्ट इवेंट क्या होगा? वायलेशन। अब मुझे बताओ 30 जून पे खड़े होकर कौन कौन से महीनों की वायलेशन हो चुकी है? अप्रैल, मई और जून। तो पास्ट इवेंट 30 जून पे कौन सा बनता है? ये 3 महीनों की वायलेशन। तो 1.2 मिलियन का आप प्रोविजन बुक कर सकते हैं। जुलाई की 30 जून पे खड़े होकर क्या जुलाई की वायलेशन एग्जिस्ट करती थी? तो ये फिर एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं बन सकता ना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? आप यहां पर खड़े होकर कहोगे कि एज ऑन 30 जून 17 there is a present obligation due to past event which is violation of direction of government for 3 months, April, May and June. Therefore a provision amounting to 1.2 million, ब्रैकेट में करोगे 0.4 into 3 shall be recorded in financial statements for the year 30 जून 17। ठीक हो गया और सही है। और साथ ही रिकवरी की बात भी कर दें। अब रिकवरी की बात क्या की थी जी हमने? रिकवरी की बात क्या की थी कि उसने कहा है कि जी आपका जो सप्लायर है वो कह रहा है कि मैं यार पैसे दे दूंगा। तो मैंने आपसे कहा रिकवरी की बात फिर क्या करें? क्या इसकी रिकवरी की बात कर सकते हैं? अप्रैल के अंदर तो उसने कहा ही नहीं था कि मैं जो है वो 31 मार्च को तो उसने कहा ही नहीं था कि मैं जो है वो आपको सप्लाई कर दूंगा। इसलिए अगर वो आपको जुर्माना पेनल्टी आपको भर के भी देगा तो इस मार्च के महीने, अप्रैल के महीने की आपको नहीं भर के देगा। वो कहेगा भाईजान मैंने क्या कहा था 30 अप्रैल को, आपने कहा था ठीक है, 30 अप्रैल से ऑनवर्ड जो देरी हुई है वो मेरा कसूर है। तो अप्रैल, मई और जून के 2 महीनों का 8 मिलियन जो है इसको आप कहोगे वर्चुअली सर्टन है? नहीं, वर्चुअली सर्टन नहीं है। आपको क्या है? उम्मीद है। किथे गया? इट इज, इट इज प्रोबेबल दैट दिस पेनल्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर। तो अब इसके लिए कंटिजेंट एसेट है। तो आप अब लिखोगे इस तरह से कि फॉर रिकवरी ऑफ दिस पेनल्टी फ्रॉम सप्लायर there is a probability or there is a high chance that it will be recovered from supplier, therefore a contingent asset shall be disclosed in notes to the financial statements amounting to 0.8 million। और साथ भी आपने फिर लिख देना है गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एस्टीमेट तो आपने बता ही दिया है। अब 0.8 क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि अप्रैल,
तो लेकिन ये अगले वाला काम जो है ना ईयर एंड के बाद है, ठीक है। तो ये बड़े टेक्निकल सवाल थे, ऐसे नहीं आपको ये दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, जा रहा हूं यार, दो पहले खोली हुई थी, अब उसमें दो फाइल्स ही खोली हुई हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो बार बार भाग जाता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम बार बार आ जाएंगे, एक ही बार तो आना होता है ऐसे 1 मिनट के लिए। ये 5 का सी, एज ऑन 30 जून 2017 एनपीएल शुड रिकॉर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1.2 million इन रिलेशन टू पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस फॉर न्यू लॉ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून बिकॉज एट द रिपोर्टिंग डेट देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट जो कि नॉन कंप्लायंस है। एनपीएल शुड डिस्क्लोज द पेनल्टी अमाउंट। हाँ, डिस्क्लोज पेनल्टी अमाउंट, वो डिस्क्लोजर भी देते हैं ना लाइबिलिटी का, इसलिए उन्होंने शायद ऐसे लिख दिया है। सिंस द रीइंबर्समेंट ऑफ पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम वेंडर इज प्रोबेबल, रीइंबर्समेंट ऑफ ओनली 2 months मई एंड जून should be disclosed as a contingent asset given brief nature of events and estimate of financial effect। तो वही बात लिखी आपने, मिलती जुलती। एग्जैक्ट बात कौन कहता है लिखनी होती है, आप लिख कर इधर देखते हैं आपका 60-70% मैच करेगा, लेकिन बात आपने सारी वही लिखी हुई जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ देखो, मैंने यही अर्ज किया कि मैंने पहले दिन बताया था कि पहले आपकी जो प्रोविजन होती है, मैंने कहा था उसको रिकॉर्ड करते हैं और डिस्क्लोज भी करना होता है। कभी आईकेएफ ने कहा नहीं है, बहरहाल उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पेनल्टी एनपीएल शुड रिकॉर्ड एक्सपेंस ऑफ 1.2 million, तो ये रिकॉर्डिंग करवाई और साथ ही उसने डिस्क्लोज करा दी पेनल्टी अमाउंट, तो कोई मसला नहीं है अगर उसने लाइन लिखी, आपको नहीं पसंद आ रही तो काट दो। वैसे पहले दिन बताया था कि प्रोविजन को आपने रिकॉर्ड भी करना होता है और डिस्क्लोज भी करना होता है, इसलिए तो ये खोल के रखा हुआ है। ये दिखाऊं जरा, ये पास जर्नल एंट्री एंड डिस्क्लोज, लेकिन आईकेएफ ने कभी इसका डिस्क्लोजर का जिक्र किया ही नहीं किसी सोल्यूशन में। मेरे ख्याल में इसमें शायद पहली बार हमें नजर आया कि उसने प्रोविजन को रिकॉर्ड करा के साथ ये भी कह दिया डिस्क्लोज कर दो। तो आप लिख दिया करो, कोई मसला नहीं, नहीं भी लिखोगे तो भी मसला कोई नहीं, चलेगा। ओके, सही है जी। क्या कहेंगे इसको, आप कर दो फिर कंटिजेंट, उसके अंदर नोट्स के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे, लेकिन उसके लिए मसला क्या है, पास्ट इवेंट का होना जरूरी है। अब पास्ट इवेंट क्या है, तो बस फिर आप डिस्क्लोज, आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आप सिर्फ मटेरियल होने केस में उसको कंटिजेंसीज में डिस्क्लोज कर सकते हो, जैसे फाइनल अकाउंट में भी आपने पढ़ा था कंटिजेंसी, तो उसमें कर दो, करना चाहो तो कर दो। ठीक है जी। जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट होती है ना एंट्री, रिकॉर्ड करेगा एक्सपेंस तो दूसरी तरफ क्या करेगा, प्रोविजन ही क्रेडिट करेगा। ठीक है जी, ऐसे कर देता हूं मैं आपके मतलब के मुताबिक, 1 मिनट बना देता हूं मैं। एक है गवर्नमेंट, एक तरफ खड़ी है गवर्नमेंट और एक तरफ खड़ा है एनपीएल। एनपीएल गवर्नमेंट की तरफ लायबल फील कर रहा है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1.2 million का, ऐसे ही है। और एट द सेम टाइम सप्लायर से ये एंटाइटल भी फील कर रहा है, सप्लायर से इसको उम्मीद है कि कितने आ जाएंगे जी, 0.8। अब इसकी एंट्री नहीं होनी, तो 0.8 को आपने क्या करना है जी, 0.8 million जो है ये डिस्क्लोज्ड एज कंटिजेंट एसेट। ठीक है जी, डन जी। तो ये आपकी वो रीइंबर्समेंट जैसा मामला बन गया। ठीक है, वर्चुअली सर्टन होता अगर उन्होंने मान लिया होता, उन्होंने एग्री कर लिया होता, ऐसे कोई लाइन लिखी होती कि द सप्लायर हैज एग्रीड, तो फिर हम कहते वर्चुअली सर्टन हो गया है, तो फिर 0.8 को हम रिकॉर्ड कर लेते एज एन एसेट। ठीक है जी बेटा। पास्ट की गलती क्या है, ये 0.4 क्या है, वायलेशन। किस महीने की वायलेशन का ये जुर्माना है, तो जुलाई क्या पास्ट है, जून मई अप्रैल की वायलेशन 30 जून पे खड़े होकर जी बेटा, नहीं कोई जरूरत करने की। असल में पास्ट इवेंट क्या है, वायलेशन, तो बता तो दिया ये 3 महीने की वायलेशन होगी, इसका एक्सपेंस बुक कर लें। बाकी अगर कोई एडिशनल के बारे में समझता है कि ये बहुत मटेरियल अमाउंट है 4 लाख की उनके लिए, तो डिस्क्लोज कर सकता है, कोई मसला नहीं। आप लिख दें कि जी वो ईयर एंड के बाद आया ये जुर्माना भी, तो ये भी एक इवेंट है जो अरोज हुआ है आफ्टर
ये इवेंट जो है अरोज हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में मटेरियल है, इसलिए इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यूँ कह दें कि यूँ लिखना है तो कि 0.4 नॉन एडजस्टिंग है एंड इफ़ मटेरियल इट मे बी डिस्क्लोज, बस इतना लिख दें अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही। लेकिन ये 0.4 की प्रोविजन नहीं बन सकती, क्योंकि पास्ट इवेंट होना, लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग के लिए पास्ट इवेंट का होना जरूरी है। और पास्ट इवेंट इस जुर्माने के केस में क्या है, वायलेशन जून की तो हो चुकी है 30 जून पर खड़े होकर, जुलाई की तो 30 जून पर खड़े होकर वायलेशन हुई नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं जी अपने मोस्ट फेवरेट। अच्छा सी हो गया, सी किधर गया, क्या ए भी कर लें जी, कर लें, क्या याद करेंगे आप, ए भी कर लें। NPL entered into a contract on Yakam August to supply customized batteries to a new customer. As per terms of agreement, NPL is required to deliver 50,000 batteries at the end of each month from December to September. यार ये करवाता हूँ, यही करवा देता हूँ, चलो अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। NPL यकम, पढ़ो, यकम अगस्त 2016 पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है NPL, नए कस्टमर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपको हम आपकी मर्जी के मुताबिक ऐसे तकोन शक्ल वाली बैटरीज बनाकर, यानी कि बैटरी जैसी होती हैं वैसी नहीं, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर है, इस तरह की बैटरीज बनवाई। ठीक है, तो कस्टमाइज बैटरीज जो है न्यू कस्टमर्स को देंगे। एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट NPL इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर 50,000 बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम दिसंबर 16 टू सितंबर 17 एट अ कंसिडरेशन ऑफ 15 मिलियन पर मंथ। पेनल्टी ऑफ ईच लेट डिलीवरी और कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 5 मिलियन एंड 20। ये क्या मतलब, अगर आपने लेट किया डिलीवरी को तो 5 मिलियन, और अगर आपने टोटली कैंसिल ही कर दिया तो, अच्छा अब अगली बात बाद में करते हैं, पहले यकम अगस्त 16 से दिसंबर 16 तक कितने महीने बनते हैं, ये रहा हमारा 30 जून, ये 30 जून 2000, कौन सा साल है हमारा, 17, चलो ये जून मई अप्रैल, कब किया हमने कॉन्ट्रैक्ट, यकम अगस्त पे, यकम अगस्त 16 बनेगा फिर तो, ये जनाब जून मई तो उल्टा चल पड़े हम। कब तक करना है जनाब ये हमने सप्लाई, अगस्त तक, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे नहीं हो गए। कब किया जी कॉन्ट्रैक्ट, ओए हो तो लंबा ही काम है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, इस दिन तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये कह रहा है कि एज पर टर्म्स फ्रॉम दिसंबर, शुक्र है, मुक गया, फ्रॉम दिसंबर यहाँ से ऑनवर्ड्स चलना है हमने। ठीक है, और 10 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, हर महीने इन्होंने कस्टमाइज्ड बैटरीज जो है वो डिलीवर करनी है। ठीक है जी, कब तक 30 सितंबर तक। अब ख्याली पुलाव क्या चल रहा है जी, ख्याली पुलाव आप देखें जी, जब कैंसिल कोई लेट करेंगे पेमेंट तो, कोई लेट करेंगे डिलीवरी तो 5 मिलियन का जुर्माना पड़ेगा, और अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं तो 20 मिलियन की पेनल्टी है। चले ये तो बात की बात है, फिलहाल तो वो कह रहा है एट अ कंसीडरेशन ऑफ 15 मिलियन पर मंथ। अब ऑन यकम अगस्त NPL हैड एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी 10 मिलियन पर मंथ। अब जनाब ये ख्याली पुलाव पकना शुरू हुआ, उन्होंने कहा जी 15 15 15 15 15 15 15, ये ख्याली पुलाव है ना, यही सोचा था ना उन्होंने, हर महीने 15 आएगा और हर महीने 10 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, बोलो होगी, यही सोचा था ना उन्होंने। ये अब इनकी सोचें,
और सोचा इन्होंने क्या था, हर महीने 5-5 मिलियन 50-50 लाख जेब में मारेंगे, हैं जी, 10 महीनों में 5 करोड़ जेब में रखेंगे, इतना बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट करके खुश खुश है जो है ना, वो क्या नाम है इनका, एनपीएल वाले फिर रहे थे। हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सिक्वेंटली। यकम अगस्त पे ये ख्याली पुलाव था, ये सब का सब ख्याली पुलाव था, ठीक है। ये ख्याली पुलाव ख़राब हो गया। क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गई। अब सेल करके फंसे हुए हैं, सेल का कॉन्ट्रैक्ट किस पे हुआ है, 15 मिलियन पे, 50,000 बैटरीज हर साल उनको हमने डिलीवर करनी है और उनसे लेने हमने 1.5 करोड़ रुपया लेना है, ठीक है। हमने सोचा था 1 करोड़ में बन जाया करेंगी ये बैटरियां, लेकिन सब्सिक्वेंटली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। डिस्पाइट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनपीएल मेड टाइमली डिलीवरीज टिल मई। अच्छा जी, तो ये कहता है कि जी यहाँ तक हालांकि कॉस्ट तो बढ़ गई है, लेकिन यहाँ तक उन्होंने टाइमली डिलीवरीज कर दी थी, ठीक है। हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सिक्वेंटली डिस्पाइट, ठीक है, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 99 मिलियन। अच्छा, अब कहानी कुछ ऐसे है कि इन्होंने वो, ठीक है, 15 15 15 3 4 5 6, वैसे बाय द वे कुछ बच्चे कहेंगे जी सेल 15 इंटू कितने महीने तक, 6 महीने तक कितना बनता है जी, 90, और कॉस्ट जो है, कॉस्ट कितनी है जी, 99, तो ये 9 का क्या आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इस लॉस की भी बात करें, तो मेरे ख्याल में ये लॉस की बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे साल के अंदर रेवेन्यू में आ गया, कॉस्ट में आ गई, ये प्रॉफिट तो हमारे साल के अंदर ही रिकॉर्ड हो चुका। यहाँ तक कहता है जी सब कुछ ओके, हमने फिर भी, हालांकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई थी, लेकिन हमने ऐसे, ज़बान भी कोई चीज़ होती है, हम लगे रहे, हमने नुकसान बर्दाश्त कर लिया। 90 मिलियन आया, 99 मिलियन खर्च कर दिया, ठीक है। क्या हो सकता है, अब 9 मिलियन का जो नुकसान हुआ, इस नुकसान की बात मैं नहीं कर सकता ईयर एंड के ऊपर खड़े होकर, क्योंकि ये नुकसान तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया ना, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से पीएनएल के अंदर आ गया, ठीक है। अब कहता है वो, होय 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 होय, सप्लाई फॉर द जून वाज मेड ऑन 15 जुलाई। ये वाली सप्लाई जो है, ये वाली सप्लाई चूंकि जून वाली जुलाई में जाकर हुई, तो एक तो ईयर एंड पे खड़े होकर आपको क्या नज़र आ रहा है कि जी पेनल्टी पड़ गई। कौन सी वाली पेनल्टी पड़ गई अब आपको, पहले सारी आपने टाइमली डिलीवरीज कर दी थी, यहाँ पे खड़े होकर आपको एक पेनल्टी पड़ी। वो पेनल्टी क्या है जी, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और आपने इस 5 मिलियन की एंट्री पास करनी है। बोलो जी क्या एंट्री होगी, मैं लिखवा बाद में मतलब बोल देता हूँ बाद में कि लिखना क्या है इसके बारे में, वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है जी, तो सही है। तो इस दिन खड़े होकर आप एंट्री पास करो, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट कर दिया आपने, कितने से, 5 मिलियन। ये क्या है जी, ये प्रोविजन किस चीज़ की है जी, ये लेट डिलीवरी की पेनल्टी है। ओके डन, चलें आगे। अच्छा, उसके बाद सप्लाई वाज मेड एट 15 जुलाई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन, ऑफ विच 14 मिलियन हैज़ बीन इनकर्ड टिल। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, असल में यहाँ पर जो 30 जून पर खड़े होकर 50,000 बैटरियाँ इन प्रोसेस होंगी, वर्क इन प्रोसेस, उनकी कुछ कॉस्ट इनकर हो चुकी होगी और फ्यूचर में उनकी एनआरवी कुछ डिफरेंट होगी, तो हमें एनआरवी की डिस्कशन इसके बारे में करनी है, लेकिन वो बात मैं बाद में करता हूँ। पहले एक ज़रा ज़्यादा आसान चीज़ नज़र आ रही है, मैं वो पहले बात करने लगा, ठीक है। वो बात क्या है, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो चुका है, नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हम ऑपरेट ना करें, हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट करके हम फंस चुके हैं, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब वो कहता है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 55 मिलियन वुड नीड टू बी स्पेंड टू मेक लास्ट 3 डिलीवरीज विद इन टाइम, यानी कि इफ़ आई ऑनर, नंबर 2 मैं आज बात क्या कर रहा हूँ पहले, इफ़ आई ऑनर, तो मुझे बताओ इनफ्लो कितना आएगा मेरा, 15 इंटू 3 45, ठीक है जी। लेकिन आउटफ्लो कितना वो बता रहा है,
ये टाइमली करने के लिए मुझे 55 मिलियन की जो है वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, तो नेट में 10 रुपये का आउटफ्लो आ गया। और इफ़ आई कैंसल तो पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? पेनल्टी 20 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो चुप करके मेरा बच्चा अगले 3 महीने भी हिम्मत करो, कोशिश करो, डिलीवरीज करो। 1 करोड़ का नुकसान झेल लो, 2 करोड़ से तो बेहतर है। ठीक है, तो हम क्या किया करते थे, इसमें से लोअर की प्रोविजन बुक करते थे। तो दूसरी एंट्री होगी, मैं एंट्रीज कर रहा हूँ अभी, इसने तो डिस्कस का कहा हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह अंग्रेजी भी लिख लेंगे, आपको लिखनी आती है वैसे। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर देंगे इसमें से लोअर की। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से जी? 10 से। 2 बातें हो गई। ठीक है जी, अब तीसरी बात जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो तीसरी बात है जी एनआरवी टेस्ट की। एनआरवी टेस्ट में आपने क्या कंपेयर करना होता है जी? कॉस्ट इन्वेंट्री की और उसकी एनआरवी। अब कॉस्ट इन्वेंट्री की कितनी है ये देखना पड़ेगा। ये वाली लाइन अब आती है रेलेवेंट। 30 जून 17 वाली जो सप्लाई थी वो 15 जुलाई को हुई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन, ऑफ विच 14 मिलियन हैड बीन इनकर्ड रिटेल। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वो कॉस्ट है जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़ी थी, यानी इन्वेंट्री पे काम चल रहा था ना, तो 30 जून पर कंप्लीट हो गई थी, तो उस दिन डिलीवर ना कर देते? नहीं समझ आई? जून वाली सप्लाई जुलाई में हुई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन, जिसमें से 14 मिलियन 30 जून तक लग चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी कॉस्ट कितनी आ चुकी थी? 14। अब एनआरवी क्या होती है जी? एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। वो कितनी है जी? 15। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट होती है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट, पता है ना? कंप्लीशन कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ये एनआरवी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको जरा इधर ले आए, ये यूं कर लेते हैं, इनको अलग अलग ही रखते हैं। अच्छा जी, अब एनआरवी हम निकाल रहे हैं। एनआरवी कॉस्ट जो अब तक इनकर हो चुकी है। ठीक है, वो कॉस्ट कितनी है जी? टोटल 14। और वो कह रहा है कि जब हमने फ्यूचर में इसको जब डिलीवर किया तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 18। इसका मतलब टोटल तो 18 है, टोटल 18 है, 14 ईयर एंड तक लग चुकी है, जो कि आपकी बैलेंस शीट में पड़ी होगी। तो मजीद कितनी कॉस्ट चाहिए? 4। सेलिंग कॉस्ट कोई है नहीं, ये बताओ जी, 11 आ गया। अब ये 11 क्या है? एनआरवी। कॉस्ट कितनी है? 14। एनआरवी कितनी है? 11। तो 3 रुपए का क्या आ गया? तो यहां पर आपने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करना था 3 रुपए से। ठीक है, ये तीसरी डिस्कशन है। नंबर 1 पेनल्टी की प्रोविजन, नंबर 2 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन, नंबर 3 एनआरवी लॉस की प्रोविजन। ये बड़ी टेक्निकल बात थी, असल में ये समझने वाली बात थी कि 18 मिलियन जुलाई में जो डिलीवरी हुई वो टोटल 18 मिलियन की कॉस्ट पर हुई, जिसमें से 14 मिलियन लग चुका था ईयर एंड पर। तो ये 14 मिलियन क्या हो गया? कॉस्ट को कंपेयर करते हैं ना एनआरवी से। अब एनआरवी क्या है? 15 आएंगे, लेकिन मजीद इस पर अभी 4 मिलियन लगेंगे। ये कैसे पता लगा? 18 की कॉस्ट टोटल वो कह रहा है जो लगी थी, तो उसमें से 14 लग चुकी थी, तो मजीद कितनी लगनी है? 4। तो 15 में से 4 गए तो बाकी 11 ही आएगा ना। अब ईयर एंड पे खड़े होकर इस कॉस्ट के अगेंस्ट ये एनआरवी कंपेयर हुई। क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप। 3 चीजें हैं जी, 3 चीजें। नंबर 1 जी, बोलो। ये 3 यहां से आया बेटा, दिस कंपैरिजन विद दिस, सॉरी दिस कंपेयर्ड विद दिस। ये एनआरवी है, ये कॉस्ट है। ईयर एंड तक ये कॉस्ट लग चुकी थी, यानी इन्वेंट्री कॉस्ट में पड़ी होती है ना ईयर एंड के अंदर, तो 14 रुपए वर्क इन प्रोसेस पर लग चुका था। अब इसकी एनआरवी इस दिन खड़े होकर क्या है?
फ्यूचर में ये इन्वेंट्री कंप्लीट होगी 4 रुपए की, 15 रुपए आएंगे तो टोटल नेट नेट वैल्यू क्या आ रही है 11, तो 14 का पेयर्ड बाय 11, ये 3 वहां से आया। अब क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये तो इसकी बात करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि प्रोविजन फॉर लेट डिलीवरी, प्रोविजन फॉर फाइन ऑफ पेनल्टी ऑफ लेट डिलीवरी अमाउंटिंग टू 5 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून जो भी है 2017, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बन चुकी है, वायलेशन तो हो चुकी है, एक ये लिख देंगे। उसके बाद अगली बात इसके बारे में लिख दें कि एज फार द रिमेनिंग डिलीवरीज आर कंसर्न द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम ऑनरस एंड अ प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, या प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड एट 10 मिलियन एंड द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज बिलो, और ये कैलकुलेशन नीचे शो कर दें। और तीसरी बात आप लिखेंगे कि द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट ईयर एंड of July delivery has a cost of 14 million as against its NRV of 11 million as calculated below, या ब्रैकेट में कर दें 15 - 4, therefore an NRV loss of 3 million shall be recorded in फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। तो ये सारे टेक्निकल सवाल हैं जो मैंने आपको दिए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज, इसलिए बुलाया भी है आपको कि चलो डिस्कशन करके उसके बाद सोल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इनको देख लें, मैक्सिमम क्या हो सकता है। ये सारे अब जो दिमाग के अंदर चीज़ें ऐसे ही थोड़ी बहुत जंग आलूद भी थी ना इसकी आज से 1037 वो भी निकल जाए, ठीक है ना। मुश्किल आसान भी होती है जिसमें मुश्किल भी होती है, लेकिन मैंने तो चुन चुन के मुश्किल चीज़ें भेजी थी आपको 2 दिन मसरूफ रखने के लिए, ठीक है। कौन सा सवाल है जी ये, फिर नस गया जी, कौन सा सवाल है 5 का ए। लो जी, इन्होंने ज़रा ऐसे करके लिख दिया, अच्छी बात है। 5 रुपए की प्रोविजन और 3 रुपए का एक्सपेंस रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, ये यहीं पे इन्होंने कर दी, देखो फनकारी। 11 कैसे निकला, 15 - 4, 14 - 11 3, तो मैंने ज़रा वहाँ पर आपको ज़रा एलेबोरेट करके बता दिया, ठीक है। और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने यहीं पर कर दिया, 45 - 55 10। उसके बाद उन्होंने यूँ लिखा, सप्लाई फॉर जून 17 वॉज मेड आफ्टर डिले ऑफ 15 days और एज पर एग्री प्रोविजन फॉर पेनल्टी शुड बी मेड। नोट लिख देना, इसके बारे में क्या कहते हैं, ये 3 मिलियन के बारे में, सिंस कॉस्ट इनकर्ड टिल 30 जून इज हायर देन NRV ऑफ 11, ये बता दिया। एक्सपेंस ऑफ 3 रिलेटिंग टू राइट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ टू NRV शुड बी रिकॉर्डेड। और तीसरा इसके बारे में नोट लिखते हैं, सिंस कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट 5 मिलियन विच वुड नीड टू बी स्पेंड is more than total revenue 45 for last 3 deliveries, contract is considered onerous and the provision should be made at 10 million that is lower of cost of fulfilling और penalty जो कि 20 मिलियन है। अब ऐसे लिख दें या वैसे आप वर्किंग शो कर दें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चल लें जी, ए भी हो गया। अब 5 के बारे में ना कहना कभी कि ये हुआ नहीं।